कम पढ़ के भी क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट में 90% स्कोर किया जा सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपको पता हो कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आज के सेशन में बच्चों मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो साइंस का सिलेबस है उसमें से हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कहाँ आपको चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना है, और अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए तो भी 90% कहीं नहीं गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो ज्यादा ध्यान से पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जितने भी टाइप्स दिए हैं, है ना, उनको टाइप्स को पढ़ना, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, है ना, सभी टाइप्स और उनके एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन यहां से बनता है। पिछले साल टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन बना था। अब हो सकता है इस साल ऑक्सीडेशन पूछ ले, रिडक्शन पूछ ले, रिडॉक्स पूछ ले, डिकम्पोजिशन पूछ ले, कॉम्बिनेशन पूछ ले, है ना। तो आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, तो इसको जरूर पढ़ लेना, है ना। इसका तरीका आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं इसका तरीका आपको आना चाहिए, है ना। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मेनली बनता है, ठीक है। चलिए, तो पहले चैप्टर में ये दो टॉपिक है, इनको तो जरूर आप पढ़ लेना। क्वेश्चन ज्यादातर बनने का चांस इन्हीं दो टॉपिक से है। ये हो गया पहले चैप्टर का, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले तो आपको एसिड बेस के जो एग्जाम्पल हैं, है ना, एसिड के एग्जाम्पल और जो सोर्स है वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर जरूर पढ़ लेना, उसके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जरूर पढ़ लेना, एसिड एंड बेसिस, ए और बी मतलब एसिड एंड बेसिस। और फिर लास्ट जो है वो है सॉल्ट। तो बहुत सारे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड की बात करें जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है क्या बनाने के लिए, बहुत सारे सॉल्ट्स बनाने के लिए, है ना। तो इसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर दिया है, बेकिंग सोडा दिया है, वॉशिंग सोडा दिया है, सबके यूज दिए हैं। तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्ट वाले टॉपिक में मिलेगा इस चैप्टर के, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर बात करें अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले तो जो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां से क्वेश्चन बनता है। मेलेबिलिटी हो गया, डक्टाइल हो गया, है ना, सारे क्वेश्चन। सोनोरस होते हैं क्या, कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड होते हैं कि बैड होते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ आपको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एक्सेप्शन भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपको इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, पिछले साल भी बना था। अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ मेटल की एक्सट्रैक्शन की, है ना, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो इसमें मेटल एक्सट्रैक्शन में डिफिनीशन बन जाते हैं कि आप बताइए ओर की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। फिर आप बताइए गैंग की डिफिनीशन क्या है। फिर आप ये बताइए, कैल्सिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है, तो कैल्सिनेशन और रोस्ट, ठीक है, रोस्टिंग, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन यहां से आता है। तो ये 3 मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले तो हमको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ये पता होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है, किसे सैचुरेटेड कहेंगे, किसे अनसैचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कभी कभी पूछा जाता है,
ठीक है, आपको बोल देगा इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, आपको इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्वेश्चन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ भी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है इस चैप्टर में, जैसे कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज के बाद नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आ सकता है, और फिर आपका आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और एक लास्ट टॉपिक है सोप, सोप या डिटर्जेंट, तो वहाँ से मिसल्स का जो फॉर्मेशन होता है सोप में वो क्वेश्चन बन सकता है, तो सोप डिटर्जेंट जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मिसल्स से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विच चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर आगे बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और डायग्राम तो मस्ट है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और इसमें आपको डायग्राम के साथ कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ड्रॉ करने को आ सकता है या लेबलिंग करने को आ सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद यहाँ आपको ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन बनेगा, तो ह्यूमन हार्ट ये किस टॉपिक में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में मिलेगा। ये न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बाद एक अगला लाइफ प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। तो एनिमल्स में बात करें तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम, ठीक है, डायग्राम तो जरूरी है, हर चैप्टर में डायग्राम देखना जरूरी है, ठीक है, ये तो कंपलसरी है, ठीक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, डायग्राम तो छोड़ के न जाना बच्चा। फिर ह्यूमन हार्ट के बाद अगर हम बात करें तो फिर इसमें आता है आपका एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और इसमें एक और लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपके इस चैप्टर की तैयारी हो गई। काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप इसको डिवाइड करके पढ़ना, न्यूट्रिशन अलग पढ़ो, फिर ठीक है, फिर एक्सक्रीशन अलग पढ़ो, रेस्पिरेशन अलग पढ़ो, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चले, क्लियर, चलिए, तो चैप्टर 6 के बाद अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले तो जो न्यूरॉन्स है उसका डायग्राम, ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम, और न्यूरॉन में इम्पल्स का फ्लो कैसे होता है, फ्लो ऑफ इम्पल्स का डायग्राम, ये आपको पूछ सकता है, फ्लो ऑफ इम्पल्स, किधर से किधर इम्पल्स फ्लो करती है, ठीक है, इम्पल्स समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल जो हो रहा है, ठीक है। फिर न्यूरॉन्स के बाद आपका रिफ्लेक्स आर्क, इसका डायग्राम, इसकी डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क में जो पाथ होता है वो पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिसेप्टर से फिर कहाँ गया इम्पल्स, सिग्नल कहाँ गया, ठीक है, और फिर फाइनली कहाँ तक आया, तो रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर तक का जो मैंने पढ़ाया है आपको ऑलरेडी, वो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, लेबलिंग करने को आता है, छोड़ के मत जाना, ठीक है। फिर आपका आता है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में सब कुछ आ गया, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स, फंक्शन और डायग्राम, ठीक है, पार्ट्स, फंक्शन, डायग्राम तीनों पढ़ना है ना। और फिर लास्ट में आपको प्लांट एंड ह्यूमन हार्मोन, ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। तो पहले तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें फिजन आएगा, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन आएगा, जिसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चा, सिंगल ऑर्गेनिज्म। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये पढ़ना है, इसमें भी डायग्राम आपको कवर करना है,
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, और इसमें डायग्राम इंक्लूडेड है। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम पढ़ना है। टॉपिक में डायग्राम है तो उसको बनाने की प्रैक्टिस करो, उसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस करो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, है ना, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और रिप्रोडक्टिव। फिर लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के क्या क्या मेथड है, वहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इसमें जो पेरेंट जनरेशन, फिर F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। एक बार हम सिंगल कैरेक्टर लेकर रिजल्ट निकालते हैं, एक बार डबल कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। तो वो दोनों आपको इनहेरिटेंस का लॉ और जो उसका रिजल्ट है वो याद रखना है। उसका पे क्वेश्चन बनता है, पिछले साल भी बना था, ठीक है। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर से सबसे ज़्यादा यहाँ मेंडल लॉ इनहेरिटेंस पढ़ के गए, और यहाँ आपने ये जो इस फॉर्मूले जो रेशियो आता है निकल के, इनहेरिटेंस का जो रेशियो आता है वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मटर प्लांट पे, पी प्लांट पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगले चैप्टर में बात करें तो चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है ना। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं? एक तो मिरर फॉर्मूला पे बनेगा, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन, और दूसरा आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। और साथ ही साथ पावर के पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। फिर अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में यहाँ किसकी डिफिनीशन पूछी जा सकती है? डिफिनीशन आपकी पोल की पूछी जा सकती है, डिफिनीशन फोकल लेंथ की पूछी जा सकती है, डिफिनीशन आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की पूछी जा सकती है। तो ये सब आपके डिफिनीशन याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि पोल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन जरूर पढ़ के जाना। बाकी न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूले आपको मस्ट है यहाँ याद करना, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल जब भी बनेगा इस चैप्टर से बनेगा, एक चैप्टर और है, अभी बताऊंगा कौन सा चैप्टर है। फिर बात करें चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले तो ह्यूमन आई का डायग्राम है ना, डायग्राम के बाद इसके ह्यूमन आई के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसका फंक्शन, रेटिना क्या करता है, ठीक है, कॉर्निया क्या करता है। फिर ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स में आपको तीनों डिफेक्ट कवर करने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। और इन डिफेक्ट्स को कैसे सही किया जा सकता है, करेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये आपको यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें इसमें तो प्रिज्म से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रिज्म से लाइट का क्या होता है, डिस्पर्सन, और वहां से क्वेश्चन बनता है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जरूर पढ़ लेना। और यहाँ डिस्पर्सन पढ़ता है, और डिस्पर्सन का एक नेचुरल एग्जाम्पल है रेनबो। तो रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब जरूर पढ़ लेना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और डायग्राम तो मस्ट है, डायग्राम तो बिना कहे आपको समझ जाना चाहिए डायग्राम, ठीक है। चलो ये हो गया चैप्टर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर अगला आता है चैप्टर 12 लाइट के अलावा अगर न्यूमेरिकल बन सकता है तो यहाँ चांस है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो सबसे पहले तो ऑल फॉर्मूला, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने फॉर्मूला दिया है, करंट का, पोटेंशियल का, रेजिस्टेंस का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पावर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है। फिर ओम्स लॉ बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ में ग्राफ के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर फैक्टर्स
अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ आपने सुना होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो इस वाले क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ आपको सीरीज और पैरेलल अच्छे से पढ़ना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने हैं, है ना। और लास्ट में इसमें आता है आपका पावर, पावर का फॉर्मूला, पावर की डिफिनीशन, और पावर के अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, जूल्स लॉ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी बन जाता है कभी कभी कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे गीज़र, रूम हीटर, तो इनका जो एलिमेंट है वो एलॉय का ही क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। और ओम्स लॉ में ग्राफ भी आपको इंपॉर्टेंट है, VI ग्राफ और IV ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में बता देता हूँ, VI ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसा ग्राफ मिला था, और IV ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आ जाते हैं चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ना है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब एक कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो वो पढ़ना है आपको, स्ट्रेट कंडक्टर। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्यों होता है वैसा, ठीक है। फिर यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, डायग्राम मोर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ड्रॉ करना को भी आपको आना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे ना, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो यहाँ एक रूल आता है राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ना है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे अप्लाई होता है, ये रूल अप्लाई कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर पे, तो इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इसका प्रिंसिपल, इसका फंक्शन, क्लियर। तो ये आ गए आपके चैप्टर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर अगर बात करें चैप्टर 15, आवर इन्वायरमेंट, तो आवर इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो आपका इकोसिस्टम जो आता है, आवर इकोसिस्टम और इसके टाइप्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें फूड चेन और फूड वेब आता है, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही एरिया है। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है। और जो एनर्जी का फ्लो होता है किसमें, फूड चेन में, तो जो ट्रॉफिक लेवल है उसका जो डायग्राम है वो क्वेश्चन बनता है। और जो 10% एनर्जी ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही है उस पे भी न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल आपको यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट में ओजोन डिप्लीशन, इससे जुड़े जो टॉपिक, मतलब जो भी थ्योरी है कि ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ओजोन क्या करता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ना। तो ये हो गए आपके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड। अब मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर कीजिए, और इससे आपकी 90% की तैयारी तो कन्फर्म है। 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो अगर आपकी 90% तैयारी हो जाएगी पहले, तो बाकी बचे 10% की तैयारी तो आप कर ही लोगे, है ना। तो पहले वो पढ़ो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और आपके इन्हीं टॉपिक को तैयार कराने में, आपकी प्रैक्टिस कराने में, आपके डायग्राम की प्रैक्टिस कराने में, आपको डाउट क्लियर करने में हमने आपकी सहायता की है। कैसे, निश्चय बैच लॉन्च करके। तो आप क्लास 10 की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की हमारे निश्चय बैच में इनरोल करके कर सकते हैं। अब निश्चय बैच से जुड़े कैसे, तरीका मैं बता देता हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखो, निश्चय बैच से जुड़ने के लिए आप अड्डा 24/7 का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ आपको गूगल पे अड्डा 24/7 की वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे ऐप डाउनलोड करो चाहे वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले आपको यहाँ कोर्स सेलेक्ट करना होगा।
अब कोर्स में आप क्या सेलेक्ट करोगे, स्कूल K-12, तो यहाँ मैंने देखो सेलेक्ट कर लिया। फिर इसमें आपको कहाँ आना है, क्लास 10 में। क्लास 10 में फिर यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है CBSE बोर्ड क्लास 10, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ निश्चय बैच दिखने लगेगा। अब निश्चय बैच की जो डिटेल्स है उसको ओपन करते हैं हम इसको क्लिक करके। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ कोर्स की पूरी डिटेल आपको दिख रही है कि हाँ हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे टॉपिक्स का, डाउट क्लियरेंस करेंगे, है ना, डायग्राम की प्रैक्टिस कराएंगे। अब आप इस बैच से जुड़ सकते हो, लेकिन आपको प्राइस क्या दिख रहा है, 4399। ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है, इसकी एक्चुअल प्राइस इससे भी कम है। जी हाँ, यानी कि सर साल भर बोर्ड एग्जाम की तैयारी, वो भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स, केवल 4399 में, नहीं इससे भी कम में। अब उससे कम कैसे होगा, तो बच्चों आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कोड क्या है, कोड मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए इस निश्चय बैच से जुड़ने के लिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, और जो कोड है वो है Y621। ठीक है, ये आपका कोड है। अगर आपने ये कोड अप्लाई किया तो आपका ये जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ एंटर कूपन कोड ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ मैंने Y621 ये अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करते ही देखिए कोर्स की जो निश्चय बैच की फीस है वो 4399 से कम होकर 3651 हो जा रही है। ठीक है, अब आप यहाँ से कंटिन्यू करके पेमेंट करके आप निश्चय बैच में जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं और हमारी फैकल्टी टीम के साथ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, प्लान्ड वे में कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कराएंगे हर चैप्टर का, और इसके बाद जो बच्चे 10% की तैयारी कराएंगे ताकि आपकी 100% की तैयारी हो जाए और आप मोर देन 90-95% आप साइंस में स्कोर करो। तो डोंट वेट फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम, अभी जुड़िए और अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाइए। थैंक यू सो मच।